बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक की यूनिट से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ लिया है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो रिस्पायरेशन। लेकिन बच्चों, फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक माइंड मैप दूंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग का जो माइंड है वो पिछले लेक्चर के साथ लिंक हो जाए। दिस इज अ लीफ। ये मैं बना रही हूँ एक लीफ का स्ट्रक्चर। ये बड़ा लीफ है। इसके मीजोफिल सेल में ये है, दिस इज अ मीजोफिल सेल। ये लीफ बहुत सारे सेल से मिलके बना है, लेकिन मेरा जो काम है वो है मीजोफिल सेल के साथ। ये मैंने बनाया लीफ। दिस इज अ मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर वो तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं जो कि एक यूकेरियोट में पाई जाती हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ये मैं ड्रा कर रही हूँ एक क्लोरोप्लास्ट, बड़ा सा ड्रा कर लेती हूँ। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि सन की मौजूदगी में प्लांट सन की लाइट को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें पता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं थैलेकॉइड, और ये थैलेकॉइड एक स्टेक सा बनाते हैं, एक पाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। ये ग्रेना है, और ये एक अगर हम निकालें तो ये एक कॉइन अगर हम निकाल लें तो दिस इज कॉल्ड थैलेकॉइड। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ऐसे पिगमेंट्स लगे होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। इसके थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। वो सनलाइट की विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, यानी जो 7 कलर्स बनाते हैं, उनकी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। और ये जब लाइट जो है ये इस वेवलेंथ की जो 380 और 750 के दरमियान वाली वेवलेंथ, नैनोमीटर के दरमियान वाली वेवलेंथ होती है, उसको ट्रैप करते हैं। यानी ये जो पिगमेंट्स है जिसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो 380 के नैनोमीटर के रेंज से लेकर 750 नैनोमीटर के रेंज वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो इस साइड वाली होती हैं जिनकी वेवलेंथ क्या होती है, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती हैं, उनको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिसे हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं। और ये जो इस साइड वाली होती है जिनकी वेवलेंथ कम होती है, जो ज़्यादा एनर्जेटिक वाले वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जिसे हम अल्ट्रावायलेट या गैमा रेज कहते हैं, उनको भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जस्ट इनको, यानी 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को प्लांट में मौजूद पिगमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब लाइट यहाँ से पड़ती है, तो यहाँ पे जो थैलेकॉइड है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस एक थैलेकॉइड को मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। ये मैंने बनाया एक थैलेकॉइड। इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है। ये मेम्ब्रेन है, एक थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, कम्प्लेक्स लगे होते हैं, जिसे हम PS2 यानी फोटोसिस्टम 2
और फोटोसिस्टम 1 बोलते हैं। फोटोसिस्टम 2 के दरमियान वाली जगह जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे 2 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं और बाकी जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल बी, सी, डी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, वो सारे इस जगह यानी साइडों पे मौजूद होते हैं जिसे हम एंटीना बोलते हैं। और इसी तरह PS1 के सेंटर में भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं और इसके जो साइड वाली जगह है वहाँ पे और पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये सन की लाइट को ट्रैप करते हैं, ये जो सन की लाइट है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे पड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ये जो इधर उधर की पिगमेंट्स है, साइड से जो लगे हुए पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल वगैरह, वो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। पास ऑन करने के बाद ये एनर्जी पास ऑन होती है कहाँ पे, सेंटर में, जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स बैठे होते हैं, उनको देते हैं। जब उनको ये एनर्जी मिलती है तो उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइट होके वो जंप लगाते हैं। जब ये जंप लगाते हैं तो यहाँ पे बेटा एक बंदा जिसे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेता है। इलेक्ट्रॉन कैचने के साथ ये फिर इसको फेंकता है प्लास्टोक्विनोन की तरफ, फिर साइटोक्रोम B6 की तरफ प्लास्टोक्विनोन फेंकता है और इस तरह PC की तरफ आता है और PC फिर दोबारा PS1 जो साइटोक्रोम्स है वो PS1 को देता है, जो कि यहाँ के PS1 के सेंटर में क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको दे देता है वो इलेक्ट्रॉन। और वो फिर इलेक्ट्रॉन जो है उनको देता है, किसको देता है, फेराडॉक्सिन को। फेराडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देता, बल्कि वो हाथ में पकड़े हुए इंतज़ार करता है। यहाँ पे जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसके बाहर स्ट्रोमा में ये सारा क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद NADP होता है और ये इलेक्ट्रॉन ये NADP ले लेता है और यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं। ये NADP हाइड्रोजन आयन को भी ले लेता है यहाँ से, और यहाँ जो फेराडॉक्सिन के हाथ में इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इनसे ले लेता है और क्या बना लेता है, NADPH बना लेता है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया उसके लिए कौन देगा इलेक्ट्रॉन, H2O, क्योंकि ल्यूमेन में वाटर पाया जाता है। वाटर की ब्रेकडाउन होगी उससे क्या आएगा, हाइड्रोजन आयंस आएंगे और इसके अलावा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा PS2 के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन उनसे गया था। तो यहाँ पर ये साइकिल ऐसे ही जारी रहेगा, ये वाटर टूटेगा और इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की तरफ। तो इसके ल्यूमेन में बहुत सारे वाटर से बहुत सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसका ल्यूमेन एक हाइड्रोजन यहाँ से भी आएगा। जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 की तरफ फेंकेगा तो इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी। लूज होने के साथ ये एक हाइड्रोजन को बाहर से खींचेगा और ये अंदर ले आएगा, यानी कहाँ पे, थैलेकॉइड की जो ल्यूमेन है उसके अंदर ले आएगा ये हाइड्रोजन। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, हाइड्रोजन बाहर से भी आएगा और वाटर अंदर से टूटेगा और इस तरह हाइड्रोजन की मिकदार अंदर ल्यूमेन में ज़्यादा होती जाएगी। और क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है वो NADP के साथ भी लगेगा जो कि NADPH बनाएगा, तो ऐसे इंग्रेडिएंट सा बन जाएगा। तो एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे एक F1 स्ट्रक्चर लगा होता है, F1 पार्टिकल लगा होता है। तो इस F1 पार्टिकल के थ्रू ये हाइड्रोजन बाहर आएंगे। जब ये बाहर आएंगे तो यहाँ पे मौजूद ये जो स्ट्रोमा है इसमें ADP भी मौजूद होता है। ADP के मॉलिक्यूल इस एनर्जी को यूज़ करके अपने साथ एक फॉस्फेट मिला लेते हैं और ATP बना लेते हैं। ये तो था हमारा लाइट रिएक्शन। इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है जिसे हम लेते हैं, यानी प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो कहाँ से आता है, वो फोटोलिसिस से यानी वाटर की टूटने से आता है। ये सारा जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनता है और हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं।
और प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये वाटर की फोटोलिसिस से आता है। अब यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट NADPH ATP, ये दोनों प्रोडक्ट किसके हैं? लाइट रिएक्शन के हैं। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद जो स्ट्रोमा है, यानी ये क्या है? ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इस जगह को स्ट्रोमा बोला जाता है। इस स्ट्रोमा में यूज होंगे और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, जो स्ट्रोमा में होता है, इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ये हमने लीफ लिया है एक, ये हमने लिया है एक लीफ। तो लीफ के सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर जाता है। ये जो ऑक्सीजन बन गया है लाइट रिएक्शन में वाटर की फोटोलिसिस से, वो बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आता है। ये आया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास आता है, तो इस स्ट्रोमा में मौजूद रेबुलोज बिसफास्फेट एक कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेबुलोज RUBP, रेबुलोज बिसफास्फेट बोला जाता है, जो कि कितने कार्बन का बना होता है? 5 कार्बन का। यानी ये मैं कार्बन बना रही हूं जो कि 5 कार्बन का बना होता है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आया वो रिएक्ट कर जाएगा रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ और क्या बना लेगा? यहाँ पे रुबिस्को की मौजूदगी में, रुबिस्को एक एंजाइम है, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज रुबिस्को, और ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन भी रुबिस्को है। क्योंकि एंजाइम किस चीज़ के बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सो रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? रेबुलोज बिसफास्फेट। कार्बो यानी सी का क्या मतलब है? कार्बो ऑक्सिलेज। ये कार्बन के साथ भी अटैच, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी। ये डुअल क्वालिटी का होता है। तो रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड और रेबुलोज, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है, तो वहाँ पे उसके ल्यूमेन में मौजूद रेबुलोज बिसफास्फेट भी होता है। वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ से क्या बन जाता है? एक 6 रेबुलोज बिसफास्फेट बना लेता है 6 कार्बन, यानी ये कार्बन जो बिसफास्फेट है उसके साथ यहाँ पे बिसफास्फेट मतलब कि 2 फास्फेट भी लगे होते हैं। तो इसके साथ जब ये कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड है रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? यानी ये कार्बन इसके साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा, 6 कार्बन वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये फास्फेट भी साथ में लगे होंगे। तो ये जब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है तो वो क्या होता है? वो स्टेबल नहीं होता, वो दरमियान में टूट जाता है। जैसे ही बनता है फौरन टूट जाता है। इसके टूटने से क्या होता है? यहाँ पे 3 कार्बन, यानी ये दरमियान में जब टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाता है, तो 3 कार्बन के हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिसे हम PGA या फास्फोग्लाइसरिक एसिड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? PGA। मैं शॉर्टली लिख लेती हूँ, PGA, फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट बोलते हैं इसको। ये कितने मॉलिक्यूल का है? 1 2, यानी 2 मॉलिक्यूल, 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनते हैं। रेबुलोज बिसफास्फेट जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है, तो वो 6 कार्बन बना लेता है और वो फिर टूट जाता है दरमियान में टूटने की वजह से उनसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिसे हम फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड बोलते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के होते हैं। ठीक है,
और इस प्रोसेस को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है, इसको कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। अब आगे क्या होता है, आगे होता है यहाँ पे NAD, जो कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। ये यहाँ पे बन गए थे, अब ये स्ट्रोमा में बने हैं, तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ही यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। ठीक है, डायरेक्ट लाइट यूज नहीं होता डार्क रिएक्शन में, बल्कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं। तो यहाँ पे NADPH जो आया था वो यूज होगा, वो NADP बना लेगा, और इसी तरह ये जो ATP है वो भी यहाँ पे, यानी एनर्जी तो चाहिए हर प्रोसेस के लिए जो भी काम होता है, तो यहाँ पे ADP बना लेगा वो भी। अब NADPH यहाँ पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन NADPH के साथ लगा है वो फास्फोग्लाइसरेट के साथ लग जाएगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इसके साथ लगेंगे, 2 NADPH और 2 NADP बना लेंगे। और इसी तरह ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके साथ 2 एनर्जी भी इसको चाहिए, 2 ATP यूज होके 2 ADP बना लेगा। ठीक है, अब इस डार्क रिएक्शन को जो यहाँ पे हो रहा है, इसको C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है, यानी 1 2 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया है या फास्फोग्लाइसरेट बन गया है, जब उसकी रिडक्शन होगी, जब एसिड की रिडक्शन होती है तो यहाँ पे बनते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड बनता है। जब एसिड की रिडक्शन होती है, रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन अटैच होता है एसिड के साथ, तो वो अल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और उनकी रिडक्शन होके अल्डिहाइड, यानी यहाँ पे एसिड था और तो यहाँ पे फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड PGAL बना लेंगे। ठीक है, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड यानी एसिड की रिडक्शन से अल्डिहाइड बन गया है, और ये अल्डिहाइड भी जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है वो भी 3 कार्बन का है। और कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर भी 2 ही होंगे। अब यहाँ से फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो जाएगा, क्योंकि उसने फिर दोबारा से राइबोलोज बिसफॉस्फेट ही बनाना है, तो यहाँ से ये रिएक्शन जाएगा, ये अब मैं मिटा देती हूँ, यहाँ से ये रिएक्शन जाएगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, फिर राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना लेगा, क्योंकि ये रीजेनरेशन का प्रोसेस है। रीजेनरेशन यानी दोबारा से राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनेगा। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट में तो हम कहते हैं 5 कार्बन है, तो यहाँ पे PGAL में तो अगर हम टोटल इन दोनों मॉलिक्यूल को लें तो यहाँ पे तो 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 कार्बन जो है वो हम एक बोरी में डालेंगे और इसको जमा करते जाएंगे। 1 कार्बन यहाँ से निकाल लेंगे, एक बोरी में डालेंगे, और इस तरह ये 5 कार्बन बन के जाएगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाएगा। अब इसी तरह ये साइकिल जो है 6 दफ़ा चलेगा, 6 दफ़ा, यानी यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल 6 दफ़ा आएंगे और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलेंगे, और इस तरह ये साइकिल चलेगा। और यहाँ पे 1 कार्बन हम हर साइकिल में निकालते जाएंगे और इस बोरी को बढ़ते जाएंगे। अब इस बोरी में क्या जमा हो गया है, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, और C3 साइकिल जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उन सब में C3 साइकिल होता है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो का मतलब है सन की मौजूदगी में, रिस्पायरेशन का मतलब है रिस्पायर करना, यानी
ऑक्सीजन उसके साथ मिल के किस तरह रिस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे जब कंडीशन इस तरह होता है, फोटो मतलब जब गर्मी होती है तो स्टोमेटा प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जब स्टोमेटा यहाँ से बंद होता है, ये लिया इसने, क्या किया, यहाँ पे इसने स्टोमेटा अपना बंद कर दिया, क्योंकि ये कहता है कि जो मेरे अंदर पानी है वो तो सारा उड़ जाएगा थ्रू रिस्पायरेशन। तो ये क्या कर लेता है, प्लांट्स अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं हॉट वेदर में। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से कैसे आएगा, किस तरह होगा डार्क रिएक्शन हमारे पास। तो यहाँ पर मौजूद एक और ऑर्गेनेली होती हैं जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यानी रिस्पायरेशन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे ज़्यादा लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ये इसके लिए इतना काफ़ी नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि हम प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया की कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी नहीं होता। तो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस, जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जो मौजूद ऑक्सीजन होता है जो लाइट रिएक्शन में बनता है वाटर की फोटोलिसिस से, तो उसकी कंसंट्रेशन सेल में बढ़ जाती है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये तो स्टॉप हो गया। अब थोड़ा बहुत यहाँ से आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मिकदार इस सेल में जो है या क्लोरोप्लास्ट में जो है ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक काम, ये जो रुबिस्को मैंने बताया था कि रुबिस्को 2 काम करते हैं, रेबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी ये कार्बोक्सिलेज का काम भी करता है, साथ में ऑक्सीडेज यानी ऑक्सीजन को भी साथ में ऐड कर सकता है रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ। अगर इसको वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मिले तो ये ऑक्सीजन को भी कैच कर सकता है। तो यहाँ पर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि साथ में हम इस फोटो रिस्पायरेशन को भी बना सकें। वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हम बनाते हैं। ये हमने दिया क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टॉप हो गया, वो तो अंदर से नहीं आ रहा, बाहर से उसके लिए रास्ता बंद हो गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन आया, O2 आया। O2 क्या करेगा, O2 रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ, रेबुलोज बिसफास्फेट के साथ रिएक्ट करके, यानी थ्रू रुबिस्को का एंजाइम जो है ऑक्सीजन को इसके साथ मिला लेगा। ये रेबुलोज बिसफास्फेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके साथ फास्फेट भी 2 अटैच हैं। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, एक जो बनता है PGA का, एक बनेगा हमारे पास फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट PGA। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये बन गया, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलेट। दूसरा जो मॉलिक्यूल बनता है वो है ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट में कितने कार्बन होते हैं, ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब जब ये ग्लाइकोलेट बनता है और एक PGA यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट बन गया और एक ग्लाइकोलेट बन गया, तो ये आगे जाके फास्फोग्लाइसल्डिहाइड तो नहीं बना सकता, जिससे 3 यानी 6 कार्बन कंपाउंड तो नहीं बन सकता, ये तो 5 कार्बन कंपाउंड है। और ये ग्लाइकोलेट है, वहाँ पे हमें C3 साइकिल में जिससे हम ग्लूकोज बनाते थे वहाँ पे तो हमें PGAL यानी फास्फोग्लाइसल्डिहाइड चाहिए। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये ग्लाइकोलेट जो यहाँ पे बन जाता है वो
क्लोरोप्लास्ट से निकल के यहाँ पे सेल के अंदर, ये सेल हैं, क्लोरोप्लास्ट से निकल के परऑक्सीसोम में जाता है, परऑक्सीसोम में जाता है। परऑक्सीसोम में जब ग्लाइकोलेट आता है, ग्लाइकोलेट, तो ये यहाँ पे मौजूद NH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ग्लाइसिन बना लेता है, ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन जो है ये जाएगा, क्योंकि ये सेल है, सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स तो पाई जाती हैं, तो ये यहाँ से चला गया किसके पास, ये यहाँ से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये ग्लाइसिन यहाँ से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये बना लेगा क्या, ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन कितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, कार्बन होते हैं उसमें 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन होते हैं ग्लाइसिन में, और ग्लाइकोलेट में भी 2 कार्बन होते हैं। ये जब NH2 के साथ मिलके ग्लाइसिन बना लेगा तो यहाँ पे ग्लाइसिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ये आ गया हमारे पास ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इस तरह फिर और साइकिल चलेगा। जब 2 ग्लाइसिन जमा हो जाएंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी दो कार्बन के, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये अब दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ग्लाइसिन का। तो ये यहाँ पे क्या बना लेंगे, ये यहाँ पे ग्लाइसिन से बनेगा, ग्लाइसिन से सेरीन बनेगा, सेरीन, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन, ठीक है। ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, यहाँ पे 2 ग्लाइसिन आएंगे, वो आपस में रिएक्ट करेंगे। जब दोनों ग्लाइसिन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सेरीन बनेगा। सेरीन 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो ये 1 कार्बन रह जाता है वो क्या कर लेता है, वो CO2 बना के उड़ जाता है, यहाँ से CO2 बना के ये उड़ जाता है। यहाँ पे इसकी एनर्जी भी यूज़ होती है, जैसे कि ये NADPH क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इसकी NADP बना लेगा, और इसके साथ एक एनर्जी यानी ATP यूज़ होके ADP बना लेगा। तो ये क्या है, ये इसने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, वैसे भी इस सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी, यहाँ पर इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड भी उड़ा दिया, और क्या और ATP भी हमारा यूज़ कर दिया। इस तरह ये क्या है, वेस्टफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कोई ग्लूकोज नहीं बनता। तो C3 साइकिल उन प्लांट्स में होता है जो कि क्या करते हैं, जैसे कि हम आम देखते हैं जो प्लांट्स है वो उसमें C3 साइकिल चलता है। तो बच्चे जो C3 प्लांट है उसमें ओट आता है, राइस और वीट, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये किस चीज़ के हैं, C3 प्लांट्स के हैं। और ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जब गर्मी होती है, तो ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं फोटो रेस्पिरेशन साइकिल से, क्योंकि जब फोटो रेस्पिरेशन का साइकिल होता है वहाँ पे ग्लूकोज बनता ही नहीं है। जब प्लांट को ग्लूकोज नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती, तो वो क्या करेगा, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।